हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर पल्लवी अग्रवाल, आईवीएफ एक्सपर्ट, अपोलो सेज भोपाल से। आज मैं बात करने वाली हूँ आईवीएफ हमें किन परिस्थितियों में कराना चाहिए। अगर हम आज के संदर्भ में बात करें तो आईवीएफ का कोई इंडिकेशन नहीं रह गया है। आप चाहें तो किसी भी कारणवश आईवीएफ करा सकते हैं। अगर आप टायर्ड हैं कि हम किसी और ट्रीटमेंट की तरफ नहीं जाना चाहते जिसमें लो सक्सेस रेट है, तो डेफिनेटली आईवीएफ का सक्सेस रेट बहुत हाई है किसी भी ट्रीटमेंट के मुकाबले। लेकिन अगर मैं इंडिकेशंस की बात करूं तो आईवीएफ के इंडिकेशंस कि कब हमें कराना है, ये दो तरह के होते हैं। एब्सोल्यूट, जिनमें कि सिर्फ आईवीएफ ही आपके पास विकल्प है, इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं है। दूसरा रिलेटिव, कि हम आईवीएफ करा सकते हैं या फिर हम वेट कर सकते हैं कि कोई दूसरा ट्रीटमेंट शायद हमारे केस में काम करे। मैं सबसे पहले बात करूंगी एब्सोल्यूट इंडिकेशन। सबसे एब्सोल्यूट इंडिकेशन में पहला नंबर है ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी, जिसकी वजह से आईवीएफ की शुरुआत हुई थी। अगर ट्यूब खराब है, किसी भी कारणवश हो सकती हैं, इन्फेक्शन हो गया हो, जैसे कि टीबी का इन्फेक्शन बहुत कॉमन है इंडिया में, क्लेमाइडिया का इन्फेक्शन हुआ हो, आपने कुछ फैमिली प्लानिंग का ऑपरेशन कराया हो और उसके बाद खुलवाने का ऑपरेशन कराया हो लेकिन ट्यूब पूरी तरह से खुली ना हो, या फिर किसी और वजह से ट्यूब ब्लॉकेज हो और दूरबीन के ऑपरेशन के बावजूद भी अगर ट्यूब नहीं खुल पाई, तो ये अपने आप में क्लियर कट इंडिकेशन है कि हमारे पास आईवीएफ के अलावा कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी। पति के शुक्राणुओं में अगर शुक्राणुओं का काउंट 10 मिलियन से कम है, तब आपके पास सीधा साधा आईवीएफ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। आईवीएफ में भी हमें इक्सी पद्धति के थ्रू जाना होगा। इस पे मैं ये बताना चाहूँगी कि आईवीएफ और इक्सी दो अलग अलग तरह के प्रोसीजर हैं। आईवीएफ में हम शुक्राणु एग के आसपास छोड़ देते हैं, जबकि इक्सी में एक एक शुक्राणु के अंदर स्पर्म इंजेक्ट किया जाता है। आज के संदर्भ में बात करें तो इक्सी पद्धति ही ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं, आईवीएफ आजकल कम यूज़ होता है। मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी में हमें एब्सोल्यूट है कि हमें आईवीएफ की तरफ जाना है। इवन अगर काउंट 0 है तो भी हम माइक्रोटीसा के माध्यम से आईवीएफ आपके केस में कर सकते हैं। तीसरा, एंडोमेट्रियोसिस। एंडोमेट्रियोसिस की ग्रेडिंग ग्रेड 1 से ग्रेड 4 तक होती है और ये डिसाइड कैसे होती है? दूरबीन के ऑपरेशन के दौरान। अगर आपका ग्रेड 3 या ग्रेड 4 एंडोमेट्रियोसिस है तो आईवीएफ ही कराना है, क्योंकि ये अपने आप में पेरिटोनियल फैक्टर की वजह से नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी नहीं होने देगा। ग्रेड 1 या ग्रेड 2 में आप बाकी सारे ट्रीटमेंट ऑप्ट कर सकते हैं, ऑल्दो सक्सेस रेट थोड़ी कम होती है। फोर्थ एब्सोल्यूट इंडिकेशन है कि आपका पीरियड बंद हो गया है, चाहे वो एज 30 हो या फिर नेचुरल मीनोपॉज की एज हो 45 के आसपास। आपका पीरियड बंद हो गया है और आपको प्रेगनेंसी चाहिए, तो इसका सिर्फ एक ही तरीका है कि हम एग डोनेशन आईवीएफ, यानी किसी और महिला के अंडे लेके आपके हस्बैंड के शुक्राणु के साथ मिला के भ्रूण बना के गर्भाशय में डालें। इससे इसकी सक्सेस रेट यूजली अच्छी मानी जाती है और 50 साल तक की फीमेल में यह प्रोसीजर संभव है। बात करूंगी अब रिलेटिव इंडिकेशंस की, कि जिनमें आईवीएफ ऐसा नहीं है कि ज़रूरी है, लेकिन बेहतर है कि आप करा लें। फर्स्ट है कि अगर आपकी शादी को बहुत लंबा समय हो गया है, स्पेसिफिकली इसमें पहले के संदर्भ में यूज़ होता था 7 साल से ऊपर, लेकिन अभी 5 साल से ऊपर अगर आपकी शादी को हो चुके हैं तो बेहतर ऑप्शन माना जाता है कि हम टेस्ट ट्यूब बेबी करा लें, चाहे आपके केस में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सेकेंड, अगर आपके पहले मल्टीपल ट्रीटमेंट फेल हो चुके हैं, जैसे कि आपने ओवुलेशन इंडक्शन करा लिया, 3 या 4 बार आईयूआई करा लिया, तो भी आईवीएफ बेटर माना जाता है। थर्ड, अगर आपके बेबी को कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है, जैसे कि थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, और आप ये चाहते हैं कि अब नेक्स्ट प्रेगनेंसी में हमें तीसरे महीने के टेस्ट कराने के बाद ये कंफर्म ना पता चले, हमें बेबी अच्छा ही चाहिए, तो इस प्रक्रिया में हम पीजीटी-एम करके एक स्पेशल पद्धति होती है जिसमें हम वही एम्ब्रियो डालते हैं जो कि डिजीज़ फ्री हैं। फोर्थ, अगर आपका बार बार प्रेगनेंसी लॉस हो रहा है और उसका कोई कारण नहीं मिल रहा है, जिसको हम रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस बोलते हैं, तो इन केसेस में भी आप बेहतर है कि टेस्ट ट्यूब बेबी कराएं। और इसमें पीजीटी-ए, जो अगेन एक स्पेशल पद्धति है जिसमें हम एम्ब्रियो सेलेक्ट करते हैं जिनमें क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी ना हो, ऐसे एम्ब्रियो डालते हैं, तो इनमें सक्सेस रेट पहले से काफ़ी बेहतर होती है। ये पद्धति हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ तक तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव इंडिकेशन आया, लेकिन करंट ट्रेंड में हम बात करें तो एक बहुत बूम आया है फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन का, कि कैरियर ओरिएंटेड फीमेल्स हैं, वो अभी प्रेगनेंसी नहीं प्लान करना चाहती हैं कि बाद में कराएं प्रेगनेंसी, तो उनके लिए oocyte प्रिजर्वेशन, कि आप 30 की एज पे, 30 या अर्ली 30s में आप अपने
एग प्रिजर्व करवा के निकलवा लें, जो कि आईवीएफ की ही पद्धति होती है, और इसको फिर आप जब भी 10 साल के अंदर चाहें यूज़ कर लें अपने एम्ब्रियो बना के खुद के जेनेटिक मटेरियल की प्रेगनेंसी के लिए। आईवीएफ के लिए मैं लास्ट कंक्लूजन लाइन ये बोलना चाहूँगी कि प्रैक्टिकली ये आज के समय में कॉम्प्लिकेशन फ्री है, इसलिए आईवीएफ से कोई डरने वाली बात नहीं है। अगर आपको आईवीएफ रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट कर सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।